नीता नगरी is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सिटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। एक आवाज़ है जो गूंज रही है। उस आवाज़ के गूंजने की वजह बांस है। बांस का जिक्र होता है और मणिपुर के जंगल याद आते हैं। वहीं कहीं पड़ोस में किसी राज परिवार में उस व्यक्ति ने आंखें खोली होंगी, नाम पाया होगा। हम जब किताबें पलटते हैं तो उनका जिक्र बर्मन दा के रूप में आता है। सचिन देव बर्मन, जिनके नाम पर महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का नाम पड़ा। सुबह सवेरे उनकी आवाज़ गूंजती है जैसे अगरबत्ती का धुआं गूंजता है। आप कहेंगे क्या उपमाओं का व्याकरण गड़बड़ा गया है? धुआं गूंजेगा कैसे? वैसे ही जैसे आवाज़ हवा में फैलती है। और बर्मन क्या गा रहे हैं? बर्मन गाइड फिल्म में शैलेंद्र की लिखी पंक्तियों को अपनी आवाज़ दे रहे हैं। ये आवाज़ है कि जैसे हज़ारों वर्षों से गाया जा रहा कोई शोक गीत है। ये शोक गीत है कि बुद्ध के स्वर में पाया हुआ एक आप्त वचन है कि जीवन में दुख है। बर्मन गा रहे हैं, कहते हैं ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पे लिखी लिखाई है, सबकी देखी है सबकी जानी, हाथ किसी के ना आए। तो क्या बरस बीत गया? ये बरस बीता, कैलेंडर पर एक पन्ना बीता, या फिर हम कुछ बीत गए और बीते हैं कि बढ़े हैं? ये बढ़ना एक चक्र भी तो हो सकता है जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। ये एक दरख्त की ज़िंदगी भी तो हो सकती है जो ख़त्म भी होता है तो उसी मिट्टी में पैबस्त होता है, खाद बनता है और फिर एक और दरख्त की ज़िंदगी में उसकी धमनियों में जीवन रेखा बनकर दौड़ता है। और फिर दिन जब परवान चढ़ता है, सूरज कुछ सुस्ती तोड़ता है, तो एक और आवाज़ आती है कुमार गंधर्व की आवाज़ में, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। कितनी ही नगरियों के किस्से, कितने ही ऐसे लोगों के किस्से जिन्हें कभी यकीन था तो कभी भरम कि हम इस दफ़ा समय की रेत पर ऐसे निशान बनाएंगे जो बरसों बरस, हज़ारों बरस बाद भी पढ़े जाएंगे। वैसे ही जैसे किसी अंग्रेज़ को अनायास एक खुदाई में अशोक का स्तंभ मिल गया था और हमें पता चला था कि हज़ारों वर्ष पूर्व एक पुरखा था जिसने संगीन के सहारे समता का और करुणा का पाठ पढ़ा था। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। बरस का अंत है, कुछ कॉल बीत गए, कुछ कॉल नए सिरे से धार पर चढ़ाए जाएंगे और नेता नगरी वो जब तक सांस लौटेगी तब तक आपके बीच लौटता रहेगा। अगर आपको पता चले कि आप सांसद को नहीं। नेता नगरी की बागडोर आज है मेरे नौजवान साथी निखिल के हाथ में। नमस्ते, मैं एक ऐसे राज्य से आता हूँ, मध्य प्रदेश, जहाँ पे संघ की महान परंपरा के उस धारा से आने वाला एक नेता था जिसका प्रतिनिधित्व करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। था क्यों कहा मैं आपको बताने वाला हूँ। शिवराज सिंह चौहान संघ की नर्सरी से आते हैं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, और वहीं वो राजनीति सीखते हैं और बड़े उदार दिल के साथ में वो उस राज्य पे शासन करते हैं जिसको आम तौर पर आप शांत स्टेट्स में गिनते हैं। सभी धाराओं का, सभी धर्मों का, सभी संप्रदायों का सम्मान करते हैं, सभी के त्योहारों में हिस्सा लेते हैं। उनकी तस्वीरें आपको कलकैप में भी मिलेंगी, भगवा में भी मिलेंगी। मैंने कहा था मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले लगातार कई दिनों से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक पैटर्न सामने आ रहा है। पहले उज्जैन में होता है, उसके बाद इंदौर में होता है, उसके बाद मंदसौर में होता है। एक रैली निकलती है जो आपके राष्ट्रवादी तत्व हैं, हिंदू राष्ट्रवाद में जो मानते हैं, उनकी एक रैली होती है। वो एक अपने साथ डीजे, हड़ताल वगैरह लेके चल रहे हैं साथ में। आम रैली जैसी कहीं से भी निकल सकती है, लेकिन इस रैली के रूट में कहीं ना कहीं एक मुस्लिम एरिया पड़ता है। वहाँ पे एक विवाद होता है, उसके बाद दोनों पक्षों में झड़प होती है और उसके बाद होता है तनाव। मध्य प्रदेश ऐसा नहीं था। जो लोग इसे ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे मेरी तहे दिल से गुजारिश है
कि वो ऐसा करने से बाज आएं। और हम अपने पुराने सीएम को भी याद कर रहे हैं जो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते थे, ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि ये सब मालवा में हो रहा है। 2 शहरों में होने के बाद मंदसौर के डोराना से उस तरह की तस्वीरें आती हैं जहाँ पे रैली को रोका जाता है। एक पक्ष में 3000 से ज़्यादा लोग जुट जाते हैं, उसके बाद घरों पे चढ़ के झंडे उतारे जाते हैं, ध्वजा लगाई जाती है। ये हमारा मध्य प्रदेश नहीं था, नहीं होना चाहिए। इस नोट पे सौरभ आज का नेता नगरी शुरू करते हैं और सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं किसान आंदोलन पर। किसान आंदोलन में सरकार ने 2 मांगे किसानों की जो लो हैंगिंग फ्रूट्स माने जा रहे थे उनको मान लिया है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ होने वाले हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह के पूर्वोत्तर दौरे पर। वो वहाँ पे किन से मिले, किन पक्षों से उनकी क्या बातचीत हुई और इसका हासिल क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कौशिक डेका। तो जैसा आपको मेरे साथी निखिल ने बताया था, किसानों के मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला, जिनकी पहली दफा नेता नगरी में आमद हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, आपसे बातचीत करने का। आपके बारे में सुना बहुत है, बातचीत पहली बार हो रही है। थैंक यू सर। ये कहा जाता है कि लुटियंस दिल्ली के कॉरिडोर्स में अगर कोई भी फुसफुसाहट होती है सत्ता पक्ष या विपक्ष के बारे में तो प्रभु को उसकी जानकारी होती है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो सरकार का रुख पिछले 72 घंटे में बदला नजर आ रहा है, राजनाथ सिंह का बयान आता है, उसके बाद नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल उनके भी रुख में बदलाव लिखता है और जो 3 अहम कृषि बिल हैं उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा और प्रदूषण से जुड़ा बिल और उसका मसौदा है उसको लेकर सरकार कुछ रियायतें देती दिखती है। अंदर खाने हुआ क्या, सरकार क्या इस चीज को अब गंभीरता से और ले रही है? क्योंकि पहले ये लग रहा था कि अब ये तय कर लिया गया है कि दिस इज द मैक्सिमम रिलैक्सेशन वी कैन गिव, इसीलिए लगातार प्रधानमंत्री दूसरे मंत्री बयान दे रहे थे कि किसानों को भरमाया जा रहा है। देखिए सौरभ, आपने कहा कि सत्ता के कॉरिडोर्स में क्या क्या खुशबुसाहट हो रही है उसकी खुशबू बाहर आ जाती है, पर इस सरकार के अंदर सत्ता के कॉरिडोर्स में क्या होता है ये किसी को पता नहीं लगता बिल्कुल भी। और जो बाहर वाले जो बात करते हैं, छोटे लोग हैं या बीच के नेता हैं, वो अपने आप अंदाजा लगाते हैं कि हमारे जो बड़े नेता हैं क्या कहेंगे उससे खुश हो जाएंगे। अगर राजनाथ जी का आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा अखबारों में कि हमारे को अन्नदाताओं को कभी भी खालिस्तानी नहीं कहना चाहिए था जी। शुरू झगड़ा किससे हुआ? क्योंकि कई भाजपा के छोटे नेताओं ने अपने आप एक संज्ञा दे दी, एक एडजेक्टिव यूज किया कि जो किसान जितने हैं वो खालिस्तानी हैं या उनको टेररिस्ट हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया दोनों तरफ से। इसलिए एक सख्त पोजीशन ले ली गई। पोजीशन लेने की हम भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आप भी नहीं करेंगे। परंतु किसान जो है, जब लगा कि किसान हट नहीं रहा है, 1 महीने से 31 दिन के बाद भी सड़क पर बैठा हुआ है, बच्चे भी बैठा हुआ है, जो मैच्योर नेता पार्टी के अंदर हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के बाकी 2-3 मंत्री जो बातचीत कर रहे हैं, उनको लगा कि ये मैच्योरिटी से ही डील करना चाहिए। राजनीति में हट नहीं चल पाता, जब अब तक वार्तालाप नहीं करेंगे तब तक बातचीत नहीं होगी। तो जो आप देख रहे हैं कंसेशन दिए जा रहे हैं, पहले ये बात आई थी कि आप किसी चीज को प्री कंडीशन मत रखिए, यानी कि दोनों तरफ से ये बातचीत, जो बिचौलिए बीच में पड़े हुए थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, बिचौलिए दोनों तरफ से बातचीत कर रहे थे जिनका राजनीति से लेना देना कुछ नहीं है। कुछ किसान भी हो सकते हैं, कुछ रिटायर्ड IAS ऑफिसर भी हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर भी हो सकते हैं, जो डॉक्टर के बहाने जाते थे वहां पर मिलने के लिए, वो भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा किसानों को कि आप बार बार रिपील करने की बात क्यों कर रहे हैं? अब आपने देखा होगा कि किसानों की तरफ से पहला आया कि हम मिलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, डेट उन्होंने फिक्स की थी पहले वाली, सरकार की तरफ से कोई भी इस तरह का निमंत्रण नहीं था। तो ऐसा लगता है कि उनको कहा गया कि आप रिपील करने की बात को छोड़ दीजिए, आप हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो आपने देखा होगा कि ये बीच का रास्ता निकाला गया कि दोनों तरफ से मिलने से पहले कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी, ना तो उनको खालिस्तानी कहा जाएगा, ना उनको कुछ आतंकवादी कहा जाएगा, परंतु सिर्फ वार्तालाप के लिए बुलाया जाएगा। जब एक दूसरे को आप प्यार से बात करना चाहते हैं, और किसानों की तरफ देखा होगा 2 दिन पहले बातचीत से किसानों ने ये कहना बंद कर दिया था कि हम रिपील चाहते हैं, क्योंकि समझ में समझा के दिया गया कि रिपील तो हो नहीं सकता, कानून हमेशा अमेंड होता है। अगर आप अभी बात उसमें लाना चाहते हैं, उस किसान जो बिल पास किया गया है, एक्ट पास किया गया है, उसका प्रारूप बदला जाएगा, जो आपकी बातें आएंगी वो बिल का भाग बन जाएंगी। रिपील का वर्ड ही गलत है,
रिपील होता नहीं है कभी। उसको हम पार्लियामेंट में जाएंगे, अमेंडमेंट करेंगे तो उसकी शक्ल ही बदल जाएगी। पहले आपने कुछ घोड़ा बनाया था, आप चाहते नहीं हम घोड़ा नहीं, हम तो हाथी बनाना चाहते हैं, हम उसका शेप हाथी का दे देंगे। इस तरह की बातचीत किसानों को समझाई गई थी। तो बिचौलियों ने दोनों को मिलाकर के अपना जो एक पोजीशन थी थोड़ा सॉफ्ट करने की कोशिश की, रिकंसिलिएशन की बात की। अब बिजली की बात आपने की है, 3 तरह के बिल हैं, उसके 3 के अंदर यह था कि मूवमेंट जो है किसानों क्या है कि आपने कहा कि हम अपनी जो फसल है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले, वन मार्केट वन नेशन की बात जी कही जा रही है। अगर आपने देखा होगा कि खट्टर साहब का भी एक स्टेटमेंट आया था हरियाणा के अंदर, किसान जा रहे थे कि हम बाहर के पंजाब के किसानों को हरियाणा के अंदर फसल नहीं बेच देंगे। शिवराज चौहान जी ने स्टेटमेंट दिया था कि मध्य प्रदेश के अंदर बाहर का माल नहीं खरीदा जाएगा। तो इससे समस्याएं खड़ी हो रही थी। तो जब समझ में आया कि हमारे अपने पार्टी के मुख्यमंत्री भी कुछ ऐसी भाषा बोल रहे हैं जिससे कृषि बिल का जो मंतव्य है, ऑब्जेक्टिव जो है मोदी जी का रिफॉर्म लाने का, वो फेल हो रहा था। तो दोनों तरफ से अपनी अपनी गलतियां समझ में आई, थोड़ा सॉफ्ट होने की कोशिश हो रही है। अभी भी पारे चढ़े हुए हैं दोनों तरफ से, अगले 2 दिन के अंदर थोड़ा ऑफ सॉफ्ट करने की कोशिश की जाएगी। मेरे को लगता है हल की तरफ बढ़ रहे हैं और बीच में कोई लोगों ने भड़का नहीं दिया दोनों को। सर, इसी हल पर हमारा मतलब अगला सवाल है, जो 2 बिल वापस हुए हैं, एक बिल वापस लेने का मौखिक आश्वासन हुआ है और एक ऑर्डिनेंस है, इसको दोनों पक्ष 50% जीत की तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। किसान संगठनों में भी कुछ ऐसे, सरकार की तरफ से भी इस तरह की बातें की गई हैं। क्या ये 50% ही 100% होकर रह जाएगा? क्या सरकार इसके बाद कोई लकीर खींचना चाहेगी कि ये रिलैक्सेशन हमने आपको दे दी हैं जैसे आपने मांगी थी, लेकिन बाकी बिल्स आप वैसे रहने दीजिए विद द चेंजेस जो उन्होंने पहले सजेस्ट किए थे अब तक की 6 दौर की बैठकों में? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर एक प्रपोजल पहले था कि अब सब्सिडी जो है कि किसानों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी पंजाब के अंदर मिलती है। इस तरह से मंशा पैदा हो गई थी कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्री जो मिलती है वो बंद हो जाएगी। इसलिए उस बिल के अंदर अश्योरेंस दी जा रही है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल लाएंगे जिसके अंदर सब्सिडी का भी प्रावधान होगा। किसानों का ये था कि आप हमारे सब्सिडी जो है, अगर आप देखें फूड सब्सिडी बजट के अंदर अब आती है अलग से, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए फूड सब्सिडी के ऊपर दिया जाता है। जबकि उद्योगपतियों का एक आइटम होती है बजट के अंदर, रेवेन्यू फोरगोन। उद्योगपतियों को टैक्स कंसेशन देना, एग्जम्पशन देना, उसका रकम कम से कम 5 लाख करोड़ है। जबकि उद्योगपतियों को आप 5 लाख करोड़ का इंसेंटिव बोल करके दे देते हैं और किसानों को 2.5 लाख की सब्सिडी दे देते हैं। जबकि अमेरिका के अंदर अगर आप जाएंगे 800 बिलियन डॉलर की सब्सिडी मिलती है। तो किसानों का ये कहना था कि हम जो इनपुट ले रहे हैं, चाहे वो खाद है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे डीजल है, वो महंगा होता चला जा रहा है। तो अब जो हमें सब्सिडी मिल रही है, पंजाब सरकार दे रही है या हरियाणा सरकार दे रही है, बिजली फ्री दे रही है एक लिमिट तक, उसको आप बिल के अंदर लाइए कि सब्सिडी चालू रहेगी। ये आप 50% नहीं कह सकते, ये कह सकते ये बिल के बाहर की बात है कि वन मार्केट वन नेशन जो बड़ा बिल का 3 बिल बनाए गए हैं, मार्केट अबॉलिश की गई है, उसके ऊपर डिस्कशन अभी होना बाकी है। परंतु कई स्टेट के अंदर मार्केट अभी भी नहीं है, एपीएमसी कहीं नहीं है, केरला में नहीं है, बिहार में नहीं है, कई स्टेट्स में नहीं है। पर उससे ये होकर उसको एबॉलिश करने से जो एक ऑप्शन था कि किसान के पास मंडी में जा सकता था, वो खत्म हो गया था। वो चाहते हैं कि आप इसको रखिए ओपन, हम मंडी भी जा सकते हैं, कहीं और भी जा सकते हैं, दोनों जगह जाने की हमें परमिशन दीजिए। पर जो आप कह रहे हैं कि हाँ ये एक आगे का कदम है, एक डायलॉग को आगे बढ़ाने का कदम है, किसानों को थोड़ा इंप्रेशन दिया जा रहा है कि हम आपकी बात मान रहे हैं और किसान इसको विक्ट्री मानते हैं, जीत मानते हैं, अच्छी बात है, आगे बात बढ़ेगी इससे। ये बताइए कि कई लोग इसको इस तरह से व्याख्यायित कर रहे हैं कि प्रस्ताव आया कि कमेटी बनाई जाएगी। लोगों ने कहा कि पहले ही जिस तरीके से आपने संसद के दोनों सदनों में बुलडोज किया अपने नंबर गेम के दम पर, अगर पहले ही आप एक रिव्यू कमेटी को, संसदीय कमेटी को भेज देते और ज़्यादा चीज़ों को एकोमोडेट कर लेते तो ये नौबत नहीं आती। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये बीजेपी के लिए, खासतौर पर सरकार के लिए एक लेसन की तरह काम करेगा टू हैव बेटर फ्लोर मैनेजमेंट, टू हैव प्रोलॉन्ग डिस्कशन ऑन वेरियस बिल्स, और या फिर ये एक हर्डल की तरह हो गया है कि जो आगे वो रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, जो बार बार वो कहते हैं कि साहब हमें तो मैंडेट ही इसके लिए मिला है कि हम सिस्टम की क्लीनिंग करें, फास्ट फॉरवर्ड करें, ये वो, या ये उसी रफ्तार से चलता रहेगा? इसके पॉलिटिकल लेसन्स क्या हैं रूलिंग रिजीम के लिए? सर मैं एक बात बताऊं, इसमें ये बात आपकी ठीक है, जिस तरह से बिल राज्यसभा में पास हुआ, माइक बंद कर दिए गए, जल्दी में पास किया, वो भी कोरोना टाइम्स में राज्यसभा का सेशन किया। आप सेशन करना नहीं चाहते तो लगता था उस सेशन का मतलब यही था कि एग्रीकल्चर बिल पास कराने हैं। कॉन्सेंसस नहीं बना पाए मोदी जी, जो उनका फ्लोर मैनेजमेंट लोग कर रहे
थे उनको बताया गया कि नहीं गया कि बीजेपी के कैबिनेट के अंदर एकदम पास कर दिए गए बिल, और उसी दिन इंट्रोड्यूस किया, उसी दिन पास भी कर दिए दोनों हाउसेस के अंदर जाकर के। ये लगता है कि इसमें एक लेसन ये है कि जल्दी में जरूर हुआ है, क्योंकि रेफरेंस अगर आप ज्वाइंट कमेटी को करते हैं या पार्लियामेंट्री कमेटी के बाद जैसे होता है कि हर बिल का असेसमेंट हर कमेटी में होता है, तो डेमोक्रेटिक इनपुट आते हैं, ये आते हैं, तो लगता है कि पहले सरकार ने कोई बाबू लोगों ने जिस तरह से काम किया, मेरे को लगता है इसमें बाबू लोगों ने जल्दी ज्यादा दिखाई है, उन्होंने प्रोसेस को समझाने की कोशिश नहीं की है कि कंसेंसस कमेटी के इतना बड़ा बिल ला रहे हैं जो सारे देश के ऊपर प्रभावित करेगा, जिसमें भारत की 50% जनता इन्वॉल्व है। आज भी 50% लोग कृषि की इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर उनको केवल 15% इनकम मिल रही है, उनकी करती हुई चल रही है, तो कंसेंसस बनाना जरूरी था। मेरे को लगता है कि एक लेसन मिला है पहली बार, पहले भी हुआ था एक बार, अगर आपको याद हो 2016 या 17 के अंदर एक आपने जमीन जो एक्विजिशन बिल था वापस करना पड़ा था, हाँ उसमें वापस लिया था, उसमें भी डिस्कशन नहीं हुई थी। परंतु इस बार लगता है 306 सीटें उनके पास आई हैं, उनके पास लगभग 2/3 मेजोरिटी है, मैंडेट जरूर है, पर मैंडेट का मतलब ये नहीं है कि आप बुलडोज ऑपोजिशन को कर सकते हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। जैसे कहते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कि रूलिंग पार्टी मस्ट हैव इट्स से इट्स वे एंड द ऑपोजिशन मस्ट हैव इट्स से, तो इसमें से तो उनकी सुननी चाहिए, जिससे देश के अंदर, क्योंकि मोदी जी देश के लिए काम करना चाहते हैं, ये बिल सारे देश के हैं, अगर वो कन्विंस हैं तो उन सबको कन्विंस करने में कोई परेशानी नहीं है। बातचीत करने से जो अच्छी चीज होगी, ऑपोजिशन के लोगों जैसे पहले कहा कि शरद पवार जी ने, राहुल गांधी जी ने पहले भी इस तरह के फेवर बयान दिए हैं जिसे लगता है कि उसकी फेवर में है, उनको डिस्कशन में लेने का आप जो कह रहे हैं बात ठीक है, आगे के पार्लियामेंट के अंदर थोड़ी बातचीत से इंपॉर्टेंट बिल जल्दी पास होंगे, ये एक लेसन जरूर मिला इसके अंदर। अच्छा, अमूमन हम इस तरह की क्राइसिस में देखते हैं कि सरकार की तरफ से भी और कई बार जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन फैक्शंस की तरफ से भी कई लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे से बातचीत करते हैं ताकि फिर अनाउंसमेंट हो सके कि हाँ ये बात करेंगे, या वो जो हम फॉरेन अफेयर्स के कंटेक्स्ट में अक्सर ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात करते हैं, जब कभी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कभी कोई जर्नलिस्ट इन्वॉल्व रहते हैं एक इनफॉर्मल बातचीत में। क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि सरकार इस मैनेजमेंट में भी कुछ कमजोर दिख रही थी, अब रिकवर कर रही है कि किन हरकारों को भेजा जाए संदेशा लेकर? कौन है वो लोग जो सरकार की तरफ से और यूनियन की तरफ से पर्दे के पीछे बातचीत कर रहे हैं ताकि वो जो एक डेडलॉक है वो खत्म हो? देखो, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, पर ये जरूर बता सकता हूं कि आप जो पहले शुरू हुआ, पहले 15 दिन की दौरान से पहले 5 दिन तो डायलॉग की बात हो रही थी, जब 2-3 बार मिलने गए मिनिस्टर लोग, उसके बाद कई जगह ऐसा इंप्रेशन दे दिया गया कि हमने लड़ाई करनी है, इनको बदनाम करके छोड़ना है। किसानों के पैरेलल नेटवर्क खड़े कर दिए, 5 यूनियन यहाँ से यूपी से ले आओ, 5 हरियाणा से ले आओ। आपने देखा होगा कई बार होता है कि नंबर बढ़ाने के लिए हर राजनीतिक पार्टी में होता है कि हमें नंबर कैसे बढ़ेंगे, नहीं साहब मैं बताता हूँ आपको कैसे तोड़नी है इस यूनियन को, मेरे पास 5 यूनियन है, मैं आपके पास लाके खड़ा कर दूंगा। तो ऐसे कई लोग हैं जो छोटे लोग हैं, बीच के इंचार्ज है, जिनको लगता है कि तोड़ने से काम होता है। ये हम लोग यूनिवर्सिटी में भी करते हैं यूनियन के अंदर कि किस तरह से हराना तोड़वाते थे लोग। तो स्कूल लेवल की पॉलिटिक्स करने वाले लोग या कॉलेज लेवल की पॉलिटिक्स करने वाले लोग कहीं इंपॉर्टेंट पोजीशन में आ गए, उन्होंने कहा कि हम तोड़ देंगे इनको, ये तो छोटे लोग हैं, 1000 लोग हैं, 500 लोग हैं, दिखाया होगा आप लोग, सब टीवी चैनल वाले भी दिखा रहे थे कि लोग हैं नहीं। तो ये तोड़ने की कोशिश पहले की, साम दाम दंड भेद की जो भाषा है इसके अंदर हर तरह से कोशिश की गई। जब वो नहीं हो पाया तो मैच्योर लीडरशिप को समझ में आया 3-4 टॉप के लोगों को कि इसके अंदर किस तरह से बातचीत के आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे पुराने लोग बहुत हैं जो राजनीति में एक्टिव नहीं है, जिनके पास पद नहीं है, जो सरकार के समर्थक हैं और किसानों के भी समर्थक हैं। मेरे पास भी कई लोगों को फोन आया था, कुछ जानते हैं कि मैं किसी को मैसेज दे सकता हूँ, तो मैंने कहा जी मैं किसी सरकार से किसी भी टच में नहीं हूँ, आपको मैं एक रास्ता बताता हूँ कहाँ जा सकते हैं। तो सरकार के साथ जुड़े हुए लोग जो चाहते थे कि सरकार के समर्थक थे, शुभचिंतक थे और चाहते थे कि किसान भी उठ जाएं, उन लोगों ने काफी, उसमें बड़े बड़े डॉक्टर भी इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर बड़े बड़े उद्योगपति भी इन्वॉल्व हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दिल्ली के भी हैं, बाहर के भी हैं, डॉक्टर हैं, रिटायर्ड IPS ऑफिसर भी इन्वॉल्व हैं, जो वहां चुप करके चले गए। कुछ आपको नेता लगा होगा कि एक ऐसा नेता आ गए थे जो किसान तो नहीं है परंतु कोई राजनीतिक पार्टी चलाते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, उस नेता से सरकार के लोगों को खास खुंदक थी कि किसान में बैठे हुए भाषण ही दे रहे हैं कि क्या होगा, कौन सा डिमांड होगा, आप समझ गए मैं किस तरह इशारा कर रहा हूँ। उसको कई नेतागिरी वहां जरूर की, उन्होंने भाषण दिए, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई। तो उनका ये था कि इस तरह के नेता अगर जो राजनीति से प्रेरित हैं, जो सरकार के खिलाफ हैं, वो किसानों के ब्याह पे भाषण दे रहे हैं। ठीक है, उनको अंग्रेजी भी आती है, हिंदी भी आती है, शक्ल भी अच्छी नेता की दिखाई देती है, इंटेलेक्चुअल भी दिखाई देते हैं, परंतु जब तक ऐसे लोगों को आप नहीं उठाओगे जिनका
एक ही ऑब्जेक्टिव है, पॉलिटिक्स, अपने आप को प्रमोट करना। असली किसान जो शुरू में बोल रहे थे, उसके बाद कुछ नेताओं ने लिखने की कोशिश की, उसको हटाने की कोशिश की पहले। तो जेन्युइन किसान नेता और जेन्युइन जो जाते थे शुभचिंतक, उसमें डॉक्टर्स हैं, उद्योगपति हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, तो साधु बाबा भी हैं, वो जाकर के उनसे चुपचाप मिले, घरों में मिले, यहाँ पर नहीं मिले, घरों में पंजाब में मिले, हरियाणा में मिले, उनसे जाकर के चुपचाप मीटिंग हुई, यूपी में भी हुई, पड़ोस में गाजियाबाद में हुई। तो चुपचाप मीटिंग जो हुई, उसके द्वारा ये सब एक कंसेंसस बनाया गया कि आप स्टेटमेंट दीजिए, हम बात करना चाहते हैं। तो नाम लेने की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ से काम कर रहे हैं लोग, क्योंकि 31 दिन के बाद उनको भी लगता है हमारे को कुछ ना कुछ कंसेशन मिलना चाहिए। तो सरकार ने अपनी तरफ से पहली बार, देखना, सरकार ने अनाउंस की कि हमने कंसेशन क्या दिए हैं। तोमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसानों की तरफ से कोई बातचीत नहीं की, हमारे को कोई कंसेशन दिया गया। तो ये एक मोडस ऑपरेंडी है कि कौन कब क्या कहेगा, उसके आगे बातचीत, ये विश्वास बनाया जा रहा है कि आप कंसेंसस बिल्डअप करने से पहले ट्रस्ट बिल्डअप करिए कि हम दोनों बातचीत करने रहते हैं। ट्रस्ट बिल्डिंग का काम काफी लोगों ने ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक्टर 2, ट्रैक्टर 1 में भी हुआ, ट्रैक्टर में बैठ के भी लोग गए। सर, आप ही के जवाब के 2 शब्दों से मिलकर हमारा आखिरी सवाल बनता है आज के लिए आपसे, गुपचुप मीटिंग और कंसेशन। हम ये समझना चाहते हैं कि आपको इन नेटवर्क से कभी इस तरह की कोई जानकारी आपके पास है क्या कि किस तरह के कंसेशन पे सरकार जाकर के टिकना चाहती है, और क्या सरकार के दिमाग में किसी तरह की डेडलाइन है? 1 महीने से ज्यादा हो गया है और हम अगले नए साल में मूवमेंट प्रवेश कर गया है। तो बेसिक झगड़ा जो अटका हुआ है इस वक्त, तो एपीएमसी पे अटका हुआ ना, मंडी के क्या रूप होगा, मंडियों में क्या होगा, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर क्या क्या होगा। कॉन्ट्रैक्ट, सबसे चिंतित जो किसान हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे अलाउ कर दी तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट देगा वो डिसाइड करेगा कौन सी फसल उगाई जाएगी। किसानों की सबसे चिंता ये है कि पंजाब के अंदर कोई किसान उगाता है अगर गेहूं, तो दूसरा उगाता है कुछ और, तो कहेंगे नहीं आप गेहूं आज उगाइए, अगली बार आप चावल उगाएंगे, उससे बार आलू उगाएंगे। वो कहता है कि मैं तो चाहता हूँ वही उगाऊंगा ना। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सबसे बड़ा डर बैठा हुआ, और एपीएमसी का कि मिनिमम, एक आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी के ऊपर है। एमएसपी के ऊपर कानून के अंदर नहीं लिखा जा सकता कि अगर आपने कहा कोई भी एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सकता, चाहे वो सरकार हो चाहे प्राइवेट हो, तो जिसको नहीं सूट करता वो नहीं खरीदेगा। सारा का सारा जो हमारा खाद्यान्न है वो सड़कों पर पड़ा रहेगा। तो देखना ये चाहते हैं कि मिनिमम भी अभी देखते हैं केवल 14% ही सरकारें खरीदती है, बाकी तो प्राइवेट में बिकता है। 380 मिलियन टन प्रोड्यूस होता है, उसके बाद कितना सरकार खरीदती है। तो अभी जो कंसेशन बनने वाली है कि एक सरकार किसानों को कैसा एश्योरेंस दिया जाए, जो सिस्टम आज तक चल रहा था, जिसमें 82% तो आप बात बेच रहे थे, जिस भाव में बेच रहे थे कोई जानता नहीं था। जो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी गारंटी किस फॉर्म में दी जाए, इसके ऊपर बातचीत होगी, उसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। दूसरा, मंडी एबॉलिश होंगी या नहीं होंगी, जैसे बिहार में एबॉलिश होगी, दोबारा होने की बात हो रही है, तो मंडी भी एक ऑप्शन होगा। क्योंकि होता है किसान जो हमारा देश का, आप जानते ही होंगे जो सिस्टम है, किसान गरीब जो मार्जिनल किसान है वो जाकर के पैसा एडवांस ले लेता है, फिर फसल उगाता है, उसमें बेचकर आदमी को दे देता है। अब उसको एडवांस देने वाला कोई है नहीं इस सिस्टम के अंदर। अब तो ये है कि आप माल बेचो फिर पैसे देंगे। तीसरा जो है एक रिग्रेशनल मैकेनिज्म कि अगर आपको पैसा नहीं देगा जो पैसा ले रहा है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते थे पहले, उसके बिल के अंदर ये कि कोर्ट में जा सकते हैं, आप डीसी के पास जाएंगे या किसी और लोग के पास जाएंगे। और वो चाहते हैं कि हम कोर्ट में जाने का भी प्रोविजन बिल के अंदर होना चाहिए। मेरे को लगता है ये माइनर चीजें हैं कि हर आदमी की डिस्प्यूट कोर्ट में जाती है, तो किसानों क्यों नहीं जाएगी? जिसने भी बाबू ने डाला बिल के अंदर, आपको उसे सोचा नहीं है दूर की बात। मेरे को लगता है कि इन चीजों के ऊपर कोई ना कोई बातचीत बनेगी। अटकेगी केवल अगर किसान अड़ गए कि हमारे को मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानून चाहिए, उसके ऊपर तो पॉसिबल नहीं है कि सरकार बैंकरप्ट हो जाएगी। इसके ऊपर बाकी चीजों पर समझौता संभव हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु चावला हमसे बात करने के लिए। आइंदा जब हमें इस तरह के इंसाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी हम आपको दोबारा तकलीफ देंगे। बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम बात करने वाले हैं पूर्वोत्तर में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की। कौशिक, अमित शाह अपने पूर्वोत्तर दौरे पे बड़े बिजी रहते हैं। वो बीटीसी के लोगों से मिलते हैं, वो असम में रैलियां करते हैं, वो मणिपुर जाते हैं, वो कहते हैं आईएलपी आपके लिए बीजेपी का एक गिफ्ट है। वो उन एक्स लीडर से भी मिलते हैं जो लोग बीजेपी की तरफ आना चाहते हैं। और इतना खर्चा हो रहा था तो फिर वो बाद में टाइम उसके लिए भी निकाल लेते हैं कि बदरुद्दीन अजमल को कैसे टारगेट किया जाए। मैं चाहता हूं कि आप इन चीज़ों को सिलसिलेवार तरीके से कॉन्टेक्स्ट में प्लेस करें हमारे दर्शकों के लिए कि अमित शाह क्या कर रहे थे अपने इस ट्रिप पे। देखिए, ये ट्रिप तो एक शुरुआती दौरा था। इलेक्शन आ रहे हैं 2021 अप्रैल में असम में जी, तो प्राइम टारगेट तो असम था, लेकिन साथ में ये देखना चाहते थे कि तैयारी कैसा है,
ये बहुत छोटा सा ट्रिप था, देखा जाए तो एक दिन का था असम में, एक दिन मणिपुर में। तो ये जायजा ले रहे थे कि स्टेट की प्रिपरेशन कैसा है, स्थिति क्या है, लोगों के रिएक्शंस क्या है, और साथ में एक आप बहुत अहम पहलू ये है, अमित शाह के जो स्पीच था असम में खास तौर से, उसमें वो डेवलपमेंट के बहुत बात किए, लेकिन साथ में आप देखेंगे तो एसएमईज कल्चर पे बहुत इंपॉर्टेंट दिया। उन्होंने जितनी बार शंकरदेव का नाम लिया, जो एक वैष्णवाइट सेंट है, और असमीज कम्युनिटी जो असमीज स्पीकिंग कम्युनिटी है, उनके फादर फिगर माने जाते हैं, बहुत तवज्जो दिया जाता है। उनके नाम जितनी बार लिया है, मैंने आज तक किसी नेशनल पॉलिटिशियन को एक स्पीच में इतनी बार वो नाम लेते हुए नहीं देखा है। तो ये एक सोची समझी प्लान है। मैं जानना चाहूंगा कि किसने अमित शाह के वो स्पीच तैयार किया है, काफी रिसर्च किया है, क्योंकि आप देखेंगे का एक मसला है। का को लेके एक नए नए पॉलिटिकल पार्टीज तैयार हुए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इट हैज गॉट द बैकिंग ऑफ आसू एंड एजेवाईसीपी, ये दो जो स्टूडेंट्स ग्रुप है, इन्होंने इनको बैक किया है। तो जो एजीपी तैयार हुए थे 1985 में, अगेन एजीपी भी आसू और एजेवाईसीपी ये दोनों स्टूडेंट ग्रुप के तरफ से ही आए थे। इस बार ये दोनों स्टूडेंट ने ये नया असम जातीय परिषद इनको बैक किया है। तो ये पार्टी एटलीस्ट कुछ तो डैमेज करेंगे वोट बैंक में। बीजेपी को भी कर सकते हैं, कांग्रेस को भी कर सकते हैं, खासतौर से जो लोग एसमी सेंटीमेंट पे ज्यादा निर्भर करते हैं। तो इस डैमेज को कम करने के लिए, क्योंकि बाकी तरह बीजेपी तैयार है, बाकी जो कम्युनल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, बदरुद्दीन अजमल को टारगेट करके जो लोअर असम और बराक वैली में जो फायदा होने वाला है उन पे नजर है, लेकिन जो अपर असम है जहां पे एसमी सेंटीमेंट ज्यादा है, तो वहां के लोगों को टारगेट करने के लिए, जो का की वजह से बहुत सारे लोग खफा भी है, उनको थोड़ा प्लेकेट करने के लिए इन लोगों ने ये जो शंकरदेव पे ज्यादा एम्फसाइज किया है, खासतौर से वो बतद्रवा पे पैसे देने की बात की है, और बहुत सारे ऐसे बातें की है जो किसी भी असमी सब नेशनलिस्ट सेंटीमेंट पे रहने वाले लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये एक शुरुआती दौरा था, और ये असम इलेक्शन की तैयारी इसमें देखा गया था पूरी तरह से। कौशिक, अगला सवाल हमारा मणिपुर को लेके है। मैंने पिछले सवाल में भी जिक्र किया था। वो मणिपुर जाते हैं, एक रैली करते हैं, और वहाँ पे वो कहते हैं कि आईएलपी बीजेपी का आपको एक गिफ्ट है। बीजेपी की क्या अभी हालिया स्थिति क्या है मणिपुर में, और उनको ये आईएलपी की बात दोहरानी क्यों पड़ी, क्योंकि ये चीज़ तो वो पहले भी कहते आए हैं। फिर देखिए, मणिपुर में ऐसा बीजेपी में कुछ तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी है। आपने देखा था कुछ महीने पहले ही काफी डिसिडेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। और मणिपुर में भी अनलाइक अदर स्टेट्स, वहां पे कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस थोड़ा बहुत स्ट्रांग है कंपेयर टू अदर स्टेट्स अगर देखेंगे तो वो चैलेंजेस को डाइल्यूट करने के लिए, और जो आईएलपी की बात कहा जाता है, तो मणिपुर में भी आप देखेंगे जब वो का आए थे तभी मणिपुर को एक्सक्लूड करके रखा था और आईएलपी भी दिया गया था। तो जो बीजेपी के एक ऑर्गेनिक स्थिति वहां पे पैदा हो जाए, और आईएलपी की बात करने की एक अहम वजह ये भी है क्योंकि आप देखेंगे कुल नागा जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हो रहे हैं, नागा ग्रुप्स के साथ डिस्कशन हो रहा है, वहां पे मणिपुर का एक अहम रोल है, क्योंकि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और ये सब बातों पे मुद्दा आएंगे बाद में, क्योंकि जो एनएससीएन है उनके डिमांड है कि मणिपुर के कुछ नागा डोमिनेटेड एरिया भी इनमें शामिल होना चाहिए। तो मणिपुर के पॉपुलेशन को, जो मणिपुरी लोग हैं, उनको ये एहसास दिलाना बहुत जरूरी है, और वो बार बार दिलाते रहेंगे कि बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और मणिपुर की जो अपनी खुद की आइडेंटिटी, बिकॉज आईएलपी इज ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग द रीजनल एंड कम्युनिटी आइडेंटिटी, तो सेफ रहेंगे। तो ये इसलिए याद दिलाते रहेंगे। कौशिक, मेरा सवाल, मुझे नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स के बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं अपने हिस्से करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा सीधा सवाल है, हेमंत बिस्व शर्मा कब तक इंतजार करेंगे? इस सवाल का जवाब अगर मेरे पास डायरेक्ट आंसर होता तो मैं शायद दे देता। इस सवाल का जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा आपको, क्योंकि मैं असम से ही हूँ और मैं असम पॉलिटिक्स को क्लोजली फॉलो करता हूँ, मैं आपको
एक बात कह सकता हूँ बहुत सर्टेनिटी के साथ कि हिमंता बिस्वा शर्मा अगले 2021 इलेक्शन के बाद बीजेपी सरकार में अगर आ भी जाए तो असम गवर्नमेंट के मिनिस्टर नहीं होंगे, ये बात तय है। बाकी इस बात से आप कई सारे आकलन लगा सकते हैं। अगर वो असम गवर्नमेंट के मिनिस्टर नहीं होंगे तो क्या वो चीफ मिनिस्टर होंगे, क्या वो यूनियन मिनिस्टर होंगे, या वो कुछ भी नहीं होंगे। अगर स्थिति हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन कुछ भी नहीं होंगे, सिर्फ एक एमएलए रहेंगे, ऐसे बात तो हो नहीं सकते। पॉलिटिकली इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। क्या वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे? चीफ मिनिस्टर बनने के लिए जो अभी के एग्जिस्टिंग सीएम है सर्बानंद सोनोवाल जी, उनको हटाना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी के पास कोई वजह भी तो होना चाहिए, उनको क्यों हटाए? अगर आप देखेंगे कि अभी जो इलेक्शन होगा, अगर बीजेपी जीत जाते हैं तो सर्बानंद सोनोवाल के अभी तक तो वही सीएम है, उन्हीं के नेतृत्व में इलेक्शन में जाएंगे। तो एक वजह चाहिए होगा कि क्यों हटाए, क्योंकि अगर कोई सीएम वापस आए हैं जीत के, चुनाव जीत के, तो कोई वजह नहीं बचता कि उनको हटाए क्यों। तो बीजेपी के पास एक अहम मुद्दा चाहिए होगा कि उनको क्या क्यों हटाए, और हटाए जाए भी तो उनको दिया किया जाए, तो पनिशमेंट तो नहीं दे सकते ना। तो ये बहुत सारे क्रिटिकल इश्यूज है। क्या हिमंता बिस्वा शर्मा को सेंट्रल गवर्नमेंट में लाए और मोदी गवर्नमेंट के अंदर एक मिनिस्ट्री दिया जाए, और अगर मिनिस्ट्री दिया भी जाए, यूनियन मिनिस्ट्री दिया जाए, हिमंता बिस्वा शर्मा के जैसे नेता तो छोटे मोटे मिनिस्ट्री से खुश नहीं होंगे, जिसके एम्बिशन चीफ मिनिस्टर बनना हो। वो क्या माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्ट्री या ऐसे कुछ डोनर मिनिस्ट्री, ऐसे मिनिस्ट्री तो कुछ होंगे नहीं। तो ये जो बैलेंस है, ये चुनाव जीतने से भी ज्यादा चैलेंजिंग बीजेपी के लिए होगा। हिमंता बिस्वा शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल के बीच के जो इक्वेशन है, ये संतुलन कैसे वो रखते हैं असम में। कौशिक, इसी सवाल से जुड़ा मेरा दूसरा पहलू है कि एज यू राइटली मेंशन्ड कि आपके पास एक नेता है जो लगातार अपना कैलिबर प्रूव कर रहा है और लगातार अपने एम्बिशंस भी दिखा रहा है। तो जब तक आप वहाँ सीएम वाली शफलिंग नहीं करते हैं, तब तक या तो आप उनको हेमंत बिस्वा शर्मा को केंद्रीय कैबिनेट में लेकर आएँ, कोई बड़ा पोर्टफोलियो दें और उसके सहारे आप अपना एक लीडर बिल्ड भी करें, लेकिन या फिर उसको संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दें। लेकिन यहाँ पे एक जिच ये भी तो आती होगी कि हेमंत बिस्वा शर्मा आरएसएस की बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो आप उनको किसी बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बहुत ऊपर रखें, ये कितना पॉसिबल है? क्योंकि इस तरह का डिस्कम्फर्ट हमने देखा है। सुषमा स्वराज को 2 डिकेड्स लगे बीजेपी सर्किल में एडजस्ट होने में, क्योंकि वो सोशलिस्ट मूवमेंट से आई थी और उसके बाद वो बीजेपी में आती हैं। सेम थिंग अप्लाइज ऑन बीट जसवंत सिंह, बीट यशवंत सिन्हा। दे टुक देयर ओन टाइम और लगातार उन्हें वो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा था। मैं इन बाकी नेताओं के साथ हिमंता बिस्वा शर्मा के डिफरेंस में बताता हूँ। हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे कांग्रेस से आए, ऐसे बाकी कुछ नेता भी कांग्रेस से आए अलग अलग स्टेट में, लेकिन असम के सिचुएशन बिल्कुल अलग है। हिमंता बिस्वा शर्मा के आने से पहले असम में बीजेपी सिर्फ 5 एमएलए होते थे और संगठन के नाम पे भी कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी के लिए जो वैल्यू हिमंता बिस्वा शर्मा ऐड करते हैं पूरे असम में और बाकी नॉर्थ ईस्ट में, वो वैल्यू बाकी बीजेपी लीडर, दूसरे पार्टी से आए हुए बीजेपी लीडर इस तरह का वैल्यू ऐड नहीं कर पाए हैं और नहीं करते हैं। तो इसलिए हिमंता बिस्वा शर्मा को बाकी लीडर की तरह, सुषमा स्वराज जी बहुत बड़ी लीडर थी, बट ऑर्गेनाइजेशनली या किसी स्टेट को लीड करने के मामले में या स्टेट के ऊपर जो कंट्रोल है, उस तरह का कंट्रोल शायद सुषमा स्वराज जी के किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं था। तो इसलिए हिमंता बिस्वा शर्मा को ज्यादा देर तक अगर इग्नोर करेंगे, ये वजह से कि उनका आरएसएस बैकग्राउंड नहीं है, तो बीजेपी संकट में आएंगे। ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि मैं बहुत थक चुका हूं, 2021 चुनाव में लड़ना ही नहीं चाहता हूं, और अगर किसी तरह लड़ भी गए प्रेशर में, वो मंत्री तो बनेंगे नहीं, जैसे मैंने सर्टेनिटी के साथ कहा है। बाकी रह गए आरएसएस की बैकग्राउंड की बात। बहुत लोगों को ये पता नहीं, हिमंता बिस्वा शर्मा के जो बड़े भाई है जो अभी विदेश में है, उनकी पढ़ाई, सारे खर्चे और सारी एजुकेशन और अपब्रिंगिंग जो कहते हैं वो आरएसएस में ही हुआ है। और हिमंता बिस्वा शर्मा खुद भी जब तक वो आसू ज्वाइन नहीं किए तब तक वो आरएसएस के शाखा में जाते थे। तो ये नहीं कि हिमंता बिस्वा शर्मा का आरएसएस के साथ कोई कनेक्ट है नहीं।
कनेक्ट है, लेकिन उस कनेक्ट को आरएसएस कितना तवज्जो देंगे वो आरएसएस की नेतृवर्ग डिसाइड करेगा। और हालिया फैसलों से उनकी छवि मजबूत भी हो रही है जिस तरीके से। और आई पर्सनली इन माय पर्सनल कैपेसिटी रियली अप्रिशिएट दैट डिसीजन कि सरकारों का काम धार्मिक शिक्षा करवाना नहीं, चाहे वो संस्कृत स्कूल हो या फिर मदरसे हो, चूंकि मदरसों की संख्या बहुत ज़्यादा थी इसलिए उस पर बहुत बवाल हो रहा है। यहाँ पर हम असम से सिक्किम की तरफ जाना चाहेंगे। सिक्किम में इस तरह की खबरें हमें सुनने में आई कि बीजेपी ने सबसे बाद में अपनी एम्बिशन की लिस्ट में सिक्किम को जोड़ा। वहाँ पर लंबे समय तक सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार रही, 2019 के बाद से सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की सरकार है पीके तमांग के नेतृत्व में। इस तरह की खबरें अंदर खाने चल रही हैं कि देश के सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे पवन कुमार चामलिंग को अपने फोल्ड में लाया जा सकता है। उनके 13 विधायक थे, उनके समेत 10 पहले ही भाजपा में आ चुके हैं और चामलिंग को भी कहीं एडजस्ट करके सिक्किम में भी बीजेपी एक डायरेक्ट क्लेमेंट ऑफ पावर बनना चाहती है। ये हो सकता है, मैं इस पे सर्टेनिटी के साथ अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इसमें जो प्रोसेस चल रहे हैं, जो बातचीत चल रहे हैं, क्योंकि ये ध्यान में रखना होगा कि पवन कुमार चामलिंग कोई आम नेता नहीं है, वो 25 साल सीएम रह चुके हैं। तो बीजेपी में फोल्ड में आने के बाद वो बीजेपी के आइडेंटिटी में कितना मर्ज होंगे और बीजेपी कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कितना मर्ज होंगे, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। क्योंकि ऐसे बड़े नेता जब आते हैं तो हो सकता है कि स्टेट जो यूनिट होंगे उनमें ऑलरेडी उनके 10 विधायक है और बाकी भी उनके अनुगत हो गए, तो उनका कंट्रोल पार्टी में ज्यादा हो सकता है। तो बीजेपी के स्प्रेड के बदले, बीजेपी एक सांगठनिक पार्टी है, वो विचारधारा से चलने वाले पार्टी है, वो चाहते हैं कि उनके ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड हो जाए, इसीलिए वो जोड़ तोड़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे जोड़ तोड़ करने से पहले दिक्कत यह है कि वो हिमंत बिस्वा शर्मा वाला इशू आ जाएगा, क्योंकि असम में हिमंत बिस्वा शर्मा को हटा के बीजेपी का इमीडिएटली चलना जो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा नेता वहां पे क्रिएट नहीं किया जिनका मास अपील और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल हिमंत बिस्वा शर्मा जैसा है। उसी तरह सिक्किम में पवन चामलिंग का जो कंट्रोल होगा स्टेट पे, बीजेपी के अभी एग्जिस्टिंग जो नेता है उनके नहीं हो सकता है। तो ये अगर पहलू बीजेपी संभाल ले तो पवन चामलिंग आ सकते हैं। अगर उनको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट देके राज्य से दूर कर दिया जाए कि एक आइडेंटिटी या सिंबल की पॉलिटिक्स भी हो जाए और इसके अलावा डे टू डे अफेयर्स में दखल भी ना रहे तो। लेकिन उनकी जरूरत ही नहीं है। अगर पवन चामलिंग को स्टेट से बाहर ही करना है, पवन चामलिंग की जरूरत ही नहीं है, उनको बीजेपी में लाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब बीजेपी को 13 सीट, शायद मैं अगर गलत नहीं हूं तो 13 या 10 असेंबली सीट मिल चुके हैं, तो 10। तो अभी बीजेपी को बस जो एसकेएम है उनके ऊपर पिगी बैक करके अपनी एक्सपेंशन करना है। तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आप ये गौर फरमाइएगा, बीजेपी तब तक किसी पार्टी के दोस्त रहते हैं जब तक उस पार्टी से बेनिफिट रहते हैं। उसके बाद बीजेपी अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं। वो आपने जैसे मैंने पहले आपको एक दिन कहा था कि असम के बोडोलैंड में वही किया, बीपीएफ के साथ दोस्ती चले रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही बीपीएफ ज्यादा डिमांडिंग हो गए या बीपीएफ से बीजेपी को फायदा होने नहीं लगे, तो नए पार्टी के साथ जोड़ के वो आगे बढ़ गए। और ये नहीं कि इस पार्टी के साथ हमेशा रहेंगे। तो ये कोई गलत बात भी नहीं है। वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, बीजेपी अपने एक्सपेंशन को देखते हैं, जहां से फायदा होता है, जैसे फायदा होता है। कौशिक, अब तक हमने पॉलिटिशियन अमित शाह के पूर्वोत्तर दौरे की बात कर ली है। आखिरी सवाल हमारा यूनियन ऑफ इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह के दौरे के बारे में होने वाला है। वो जब मणिपुर जाते हैं तब वहाँ पे वो अरुणाचल और मणिपुर के उन संगठनों से मिलते हैं, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया भी था कि वो उनको भरोसा दिलाते हैं कि जब नागा पीस अकॉर्ड होगा तो आपकी सोवरेंटी, आपकी टेरिटरी, उसके ऊपर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं होगा। हम जानना चाहते हैं कि नागालैंड में फिलहाल नागा शांति समझौते पर किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो फैक्शन बात करने को अब तक राजी नहीं रहा है, 2015 से खापलांग फैक्शन बाहर है, लेकिन खापलांग फैक्शन के 2 फैक्शंस निकिसुमी और युंग आउंग फैक्शन अब सरेंडर भी कर रहा है और वो लोग बातचीत के लिए आने के लिए हिंट भी कर रहे हैं। लेकिन जो फैक्शन अब तक आपसे बात कर रहा था, इसाक मुइवा, वो कह रहा है कि अब हम आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, अब हम इंडिया से बाहर जाके कहीं हाईएस्ट लेवल पे बात करना चाहते हैं। तो नागा शांति समझौता उसकी अभी प्रोग्रेस क्या है और कितने दूर हैं हम उससे? अभी जहां तक मैं समझता हूं, नागा पीस अकॉर्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है NSCN-IM।
क्योंकि जब ये पीस टॉक शुरू हुआ था, जिस समय शुरू हुआ था, NSCN IM को, यहाँ पे मैं जब भी NSCN बोलूंगा मैं IM की बात ही करूंगा, वो थोड़ा सा ये भरोसा था कि नागा लोग उनके साथ है और वो नागा को रिप्रेजेंट करेंगे, और जब भी वो पीस अकॉर्ड होगा उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के थ्रू वो एक गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे या पॉलिटिकली उनके लिए बेनिफिशियल होगा। अभी सिचुएशन बहुत अलग है नागालैंड में। जो नागा यूथ है वो चाहते हैं कि शांति वापस आए, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में खुश है, और जो डिमांड जानबूझ के NSCN अटके हुए है कि अपना फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन और अपना कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ये तो हो नहीं सकता। खासतौर से आर्टिकल 370 कश्मीर में रिपील करने के बाद एक और स्टेट को ये दिया नहीं जाएगा, तो वो भी जानते हैं जो वो डिमांड है भारत सरकार कभी नहीं देंगे, किसी भी स्टेट को नहीं देंगे। तो फिर क्यों इस बात पे अटके हुए हैं? क्योंकि इसमें नुकसान बहुत है NSCN का। जो NSCN का दबदबा है एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर से, जो नागा सोसाइटी में उनका इन्फ्लुएंस रहा है, अब तक वो टैक्स लेते हैं, वो एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं। जैसे ही कोई पीस अकॉर्ड हो जाएगा, एग्रीमेंट पे आ जाएगा, बाकी सिर्फ पावर के शेयर NSCN को ही नहीं मिलेगा, सारे एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आ जाएंगे, तो कोई गारंटी नहीं है कि NSCN ही उभर के आएगा एज द पॉलिटिकल फोर्स। जैसे असम में हुआ था 1985 में, जब वो असम एजिटेशन खत्म हुए तो AGP उभर के पावर में आ गया था, वो एक अलग प्रोसेस था। यहाँ पे माहौल बदल चुका है, तो NSCN अब अलग अलग तरीके से इस पीस प्रोसेस को डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब तक पीस प्रोसेस चल रहा है तब तक वो एक उनके एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी और कहे तो कुछ हद तक वो उनका दबदबा बरकरार रहेगा। लेकिन जैसे ही पीस प्रोसेस कंक्लूजन हो जाए, कंक्लूसिव एक स्टेप में पहुंच जाएगा, तब वो शायद खत्म हो जाएगा। इसलिए, और इसी बात पे सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट के इंटरलोक्यूटर को लेके बाकी बहुत से लोगों के बीच में फ्रस्ट्रेशन भी है, क्योंकि काफी आगे बढ़ चुके हैं। अब सिर्फ एक दो मुद्दे पे वो अटका हुआ है, और ये डेलिबरेट डिलेइंग टैक्टिक, जैसा कि RN रवि लगातार कह भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक हमसे बात करने के लिए। हमें आइंदा जब इस तरह के इनसाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी पूर्वोत्तर से, हम आपको फिर से तकलीफ देंगे। नए साल की आपको खूब सारी शुभकामनाएं। आपको भी। बढ़ते हैं एकता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बयान। कि MLA अब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हम हॉबी नहीं होने दें, और वो लगातार वो इस तरह की जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं उससे साथ जाना चाहते हैं। समाजवादी आंदोलन के या समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए उनके साथ जाना चाहते हैं। हमसे ही जनता दल के 17 MLA राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में हैं, और वो आतुर हैं जनता दल छोड़ने के लिए। सौरभ श्याम रजक हैं, उन्होंने बयान दिया है कि 17 विधायक जदयू के उनके संपर्क में है और वो कभी भी राजद में आ सकते हैं। नीतीश कुमार का भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि अब मैं तो बनना नहीं चाहता था, लोगों ने कहा बन गया। क्या सुनाई आ रहा है इन दोनों बातों में आपको? श्याम रजक और उदय नारायण चौधरी जो 10 बरस तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे, इन दोनों के बयान आ रहे हैं। ये पहले JDU में थे, अब RJD में हैं, तो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स की शय पर ये बयान दिए जा रहे हैं। उदय नारायण चौधरी कहते हैं कि नीतीश आएँ, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने दें, खुद प्रधानमंत्री बन जाएं। नीतीश को पता है कि अब उनकी प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं नहीं है। ही हैज़ टेस्टेड दैट वाटर। तो माया मिली न राम के चक्कर में नहीं पड़े वो, और इसीलिए BJP में वापस आ गए, NDA में वापस आ गए टू बी प्रिसाइज। उन्होंने भी अपने हिस्से का दांव खेला कि डे टू डे पार्टी अफेयर से खुद को मुक्त कर लिया, पर वो ऑन द सरफेस किया है कि CP सिंह देखें, पर सबको पता है कि हु इज़ द सुप्रीम लीडर, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू फोकस मोर ऑन गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में रस्साकशी की संभावना थी, वो हो ही रही है। वो बात चल रही है कि साहब फॉर्मूला कौन सा हो और मंत्री इंडक्ट करने के लिए। अभी तक एक्सपेंशन नहीं हुआ है कैबिनेट का, किसको प्लम पोस्ट मिले, किसको क्या मिले। फिर संजय पासवान जो लगातार बयान देते रहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई होम मिनिस्ट्री आप किसी और को दे दीजिए, BJP को मत दीजिए, JDU को ही दे दीजिए। तो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है, और सिर्फ विपक्षियों के द्वारा नहीं, BJP के भी एक सेक्शन के द्वारा। ऐसे में नीतीश कुमार पहले वो बयान देते हैं कि मैं तो नहीं बनना चाहता था, और फिर सुशील मोदी का जो उनके पुराने संकट मोचक रहे हैं ये बयान आता था कि हाँ वो सही कह रहे हैं, हम चाहते थे।
बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता और बिहार के संदर्भ में तो वाकई बहुत बड़े, उन्होंने मुझसे ये स्पष्ट कहा कि दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी फॉर नाउ। अभी कोई बदलाव की ना तो संभावना दिख रही है ना ज़रूरत दिख रही है। मतलब ये थोड़ा बहुत फ्रिक्शन चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल तो पार्टी यूं ही चलेगी। ये तो अभी का है ना, 1-2 बरस के लिए। उसके बाद जैसा हमने पहले भी चर्चा की थी कि नीतीश कुमार की क्या भूमिकाएं हो सकती हैं, वो बात है। दूसरा ये है कि ये इतने क्लोज आके थमे ना, आरजेडी, कांग्रेस और माले का ये जो गठबंधन है, कि इनको लग रहा है कि हम अभी भी स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे हैं। लेकिन निखिल, क्या उनके अंदर ऑपरेशन कमल जैसा कुछ करने की कुव्वत है? कुव्वत भी है तो क्या संसाधन है? संसाधन है तो क्या जो संवैधानिक चीजें होती हैं, है ना, संस्थाएं होती हैं, व्यक्ति होते हैं, क्या उनके साथ है? मुझे नहीं लगता। एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक सो। और ये बीजेपी के लिए, जेडीयू के लिए ये इस बात का अलर्ट जरूर है कि इससे पहले कि पोचिंग हो, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक आप रखवाले करते हैं, तो उसकी भी भूमिका बन सकती है। पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है, इससे ज्यादा मैं भी नहीं बताऊंगा। प्रभु चावला ने भी वही बात कही थी, मैं भी की। लेकिन श्याम रजक जो कह रहे हैं वो एक थोड़ा सा फुसफुसाहटें चलती रहें और पार्टी लीडरशिप टेंटर पे महसूस करती रहे अपने आप को, वो है। फिलहाल बिहार की सरकार को कोई खतरा नहीं है। एक इसका और वो है कि जो जेडीयू के एमएलए हैं, दे विल एक्ट प्राइसी नाउ। नीतीश कुमार किस तरह से सरकार चलाते रहे सब जानते हैं, उनकी एक स्टाइल है। और एक वक्त तक नीतीश वर्सेस मोदी चला है, लेकिन कई पॉलिटिकल पर्यवेक्षक कहते हैं कि दे आर सेम। उनकी जो स्टाइल है काम करने की, ग्रिप, ब्यूरोक्रेसी पे अपने विधायकों को कैसे डील करना है ना, कौन कहाँ जा रहा है, किसको कितनी तवज्जो देनी है, वो ज्यादा लोड नहीं लेते। उनको पता है कि आप जो वोट लेके आए हो उसमें आप हो और हम हैं। ये मोदी जी भी गुजरात में उनको पता था, इसीलिए वो शफल कर देते थे, टिकट बहुत कटते थे। योगी आदित्यनाथ पे भी ये इल्जाम बहुत लगता है कि ज्यादा विधायकों को वो भाव नहीं देते हैं जो ट्रांसफर पोस्टिंग का लेके चले जाते हैं। तो ये एक शैली है जो चल रही है। फिलहाल कुछ वहाँ बड़ा दिखता नहीं है। बड़ा स्टेट है तो सुर्खियां तो बननी ही, तो बनती रहती रहेंगी। और जब सुर्खियां बनेंगी तो इस तरह की बातें भी होती रहेंगी। बढ़ते हैं अब हम भी नेता नगरी के अगले सेगमेंट जवाबदेही की ओर। जवाबदेही में पहला सवाल है शुभम राजपूत का। सुभाष चंद्र बोस को जानने के लिए कोई बुक जिसे हम उन्हें पूरा जान सकें, प्लीज रेकमेंड कोई बुक, प्लीज ऐड दिस। एक तो उनके भाई साहब की लिखी हुई है, उनके परिवार की लिखी हुई किताब है। इसके अलावा एक किताब अनुज धर की लिखी हुई है जो मिसिंग वाले में है। एक किताब मैंने कुछ दिनों पहले रेकमेंड की थी। सुभाष बाबू आईएनए के ऊपर कई किताबें हैं, और अब एक किताब अनुज धर की और गुमनामी बाबा पे आने वाली है, जिनको कहा जाता है एलिजिडली कि वो सुभाष बाबू थे। तो ऐसी कई किताबें हैं, आप खोज सकते हैं। अगला सवाल मिथुन सिंह का है। डू यू वांट टू ऐड समथिंग टू दैट क्वेश्चन? नहीं, ओके, किताबों पे सवाल है वो। मिथुन का सवाल है, माई क्वेश्चन टू सौरभ, कैन वी रिमूव द गवर्नर पोस्ट बिकॉज हिस्ट्री इज फुल ऑफ इनजस्टिस विच इज डन बाय रूलिंग पार्टी पपेट गवर्नर। देखिए, ये बहुत ही इतनी इजी बाइनरी नहीं है, इनको रिमूव कर दो, उनको रिमूव कर दो, है ना। आप डेमोक्रेसी में चेक्स एंड बैलेंसेस, जैसे हम लोग, आपने साइंस से 12वीं पढ़ी है जी? क्या आपको हाँ बोलते वक्त थोड़ा सा डर लगा? हाँ, कि मुझे साइंस पे जिनको पढ़ा होता है उनसे एक्सपेक्टेड होता है बहुत सारी चीजें। क्योंकि मैं अगला सवाल, जब हम लोग सर्किट पढ़ते हैं, गेट्स पढ़ते हैं, है ना, तो कई आप वो चेक पॉइंट्स लगाते हैं, है ना। वो इसलिए होते हैं ताकि चीजें स्मूथ चलें। आशय ये था, जो मूल भावना रही होगी, जो नेहरू के ही राज में खत्म भी कर दी गई थी, कि महत्वपूर्ण व्यक्ति उस पद पर जाएं, राज्य के संरक्षक के तौर पर शिक्षा इज द कस्टोडियन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा, कला, इन सब चीजों की कद्र करें, और एक फादर फिगर सा रहे, जो आपको गाइड करे। और मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच वैसा संबंध हो जैसा एक आध्यात्मिक गुरु, एक नैतिकता का रक्षक, जिसके पास आप जाते हो ना, व्हेन यू आर ट्रबल्ड किंग, यू गो टू सेजेस की आई एम कंफ्यूज, व्हाट शुड आई डू।
उस तरीके की मूल अवधारणा रही होगी, क्योंकि आप उनके नाम पे शासन करते हो। हमारे यहाँ क्या कहा गया है, जो लोहिया जी का एक बयान अक्सर दोहराया जाता है कि राजनीति एक अल्पकालिक धर्म है और धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति, तो उस हिसाब से वो रखा गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नंबूदरीपाद की सरकार बर्खास्त करने से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा हुआ है। कितने ही उदाहरण हैं। आप गुजरात के भाजपा नेता कर्नाटक में महामहिम थे। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तब रोमेश भंडारी, कांग्रेस के लगाए गए चर्चित ब्यूरोक्रेट, वो यूपी के राज्यपाल थे, उन्होंने ऐसे रातों रात बर्खास्त कर दी, जगदम्बिका पाल को शपथ दिलवा दी, है ना, फ्लोर टेस्ट के लिए 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। बूटा सिंह ने जो फैसला किया था पार्लियामेंट विधानसभा को, माफ करिए, डिसॉल्व करने का बिहार में, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग। कल्याण सिंह यहाँ पर थे राजस्थान में, वहाँ पर उन पर मुकदमे नहीं शुरू हो पा रहे थे, जो बाबरी मस्जिद वाली पूरी बातचीत चल रही थी। तो ये चीज़ कोश्यारी को लेकर ये बात होती है, किस तरह से शपथ दिलाई गई, तो लगातार दखल रहता है। मुझे लगता है कि मतलब ये बहुत ही यूटोपियन थॉट है कि गवर्नर की पोस्ट पे एक पॉलिटिकल फिगर को, शीला दीक्षित यहाँ चुनाव हारी, आपने केरल भेज दिया है, केसरीनाथ त्रिपाठी भाजपा के नेता, आपने कहीं भेज दिया पॉलिटिकल पोस्ट पे, उसके बजाय थोड़े से कला संस्कृति वाले व्यक्ति हों तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वो एक पॉलिटिकल टास्क के साथ जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जो सत्ता में है, जैसे भाजपा है, भाजपा शासित राज्यों में गवर्नर, आपको नाम नहीं याद होगा, मुख्यमंत्री और गवर्नर में बड़ा स्मूथ चलता है, लेकिन आपको जगदीप धनखड़ का नाम याद होगा, आपको आरिफ मोहम्मद खान का नाम ध्यान होगा, आपको भगत सिंह कोश्यारी का नाम ध्यान है ना। अभी कलराज मिश्र का जिक्र नहीं आ रहा है जो राजस्थान में है, चीज़ें अभी वहाँ ठीक ठाक चल रही हैं फिलहाल एज ऑफ नाउ। पर यह है कि चेक किया जाना चाहिए। देखो होता क्या है यार निखिल, पब्लिक को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए पार्टियों को फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन पब्लिक को फर्क पड़ने लगे ना, और पब्लिक को फर्क क्यों नहीं पड़ता है, बड़ा आसान है दोष देना कि साहब पब्लिक को फर्क नहीं पड़ता। मैं पिछले दिनों एक मेरे लिए अभिभावक की तरह हैं, बहुत आदरणीय हैं, बहुत कद्दावर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी मौजूद बात कही और मैं आपके ज़रिए दर्शकों को कहना चाहता हूँ। आर वी आर डेमोक्रेसी और आर वी आर इलेक्ट्रोक्रेसी, जहाँ पर इकलौती कसौटी चुनाव जीतना, चुनाव की तैयारी। उन्होंने मुझसे आंखों में आंखें डाल के निखिल एक सवाल पूछा कि मैंने पूरी ज़िंदगी नौकरी की, मेरी पत्नी नौकरी की, मेरी इतनी पूंजी है, इतनी सेविंग है तनख्वाह से, ठीक। मेरे यहाँ एक व्यक्ति आया, वो पार्षदी का चुनाव लड़ रहा था, पूछा भैया कितना खर्चा आ जाएगा। उसने जो रकम बताई वो मेरी पूरी जिंदगी की बचत की 2 गुनी है, ठीक। उन्होंने कहा मान लीजिए मैं हिम्मत करके चुनाव लड़ गया, पूरी पूंजी लगा दी, जीत गया, पूंजी खर्च हो गई, अब मेरा घर कैसे चलेगा? उसके लिए आवक चाहिए। आवक चाहिए, क्या है वो आवक? मैं क्या करूं? फिर वही ठेके में लेना पड़ता है। ठेका लीजिए, कमीशन करिए। तो हमने ये कौन सा सिस्टम बनाया है जहां पर उनके जैसा या कोई भी, मेरे आपके जैसा कोई भी व्यक्ति, ये कैमरे के पीछे राशिद हैं, अमितेश हैं, इनके जैसा व्यक्ति क्यों नहीं सोच पाता है? और सारी कसौटियां वही क्यों होती हैं? 5 साल 2 साल 5 साल 2 साल। तो इलेक्ट्रोक्रेसी, और उसमें फिर बात आती है कि साहब नागरिक ऐसे क्यों नहीं सोचते हैं? नागरिकों के निर्माण के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा सिर्फ रोजगार परक हो क्या? बड़ा जोर होता है साहब वोकेशनल कोर्सेज, ये वो रोजगार परक हो या मूल्य परक हो। क्यों ऐसा होता है कि कोई ईमानदार है तो हम उसको मूर्ख समझते हैं, कोई कतार में खड़ा है तो मूर्ख समझते हैं, बिना दलालों को पैसा दिए छोटे से छोटे दफ्तरों में काम नहीं हो पाता है। तो इलेक्ट्रोक्रेसी में हम लोग तब्दील हो गए हैं। तो ये यूटोपियन बातें करना बड़ा अच्छा लगता है साहब, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं चाहिए। और इन सब की राह एज एन इंडिविजुअल आई फर्मली बिलीव, इन सब की राह, सारी मुक्तियों की राह शिक्षा से जाती है। आज निखिल यहाँ बैठे हैं, सौरभ यहाँ बैठे हैं। मेरे तो बाप दादा पत्रकारिता में नहीं थे, आई एम श्योर आपके भी नहीं थे, है ना। आपके पिताजी फौज में थे, मेरे पिताजी कॉलेज में पढ़ाते थे। हम लोग पढ़े, पढ़ के यहाँ तक हमें रास्ता मिला, शिक्षा के स्कूल, उसी से रास्ता मिलता है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पाते, सस्ती शिक्षा नहीं है, और जहाँ सस्ती शिक्षा है वहाँ अच्छी शिक्षा नहीं। गरीब से गरीब आदमी ये कहता था पैसा होगा तो प्राइवेट में पढ़ाएंगे। हम कितने चुनावी दौरे करते हैं, हर जगह एक सा जवाब मिलता है। एक बार मशहूर बर्गर कंपनी की आलू की किस्म में फर्क हो सकता है, इन जवाबों में फर्क नहीं होता है। गोइंग बैक टू मिथुन, आपके गवर्नर वाले सवाल पे
पर्सनली मेरा मानना यह है कि गवर्नर की जो संस्था है वो उस कंफ्यूजन से उपजी है कि आपको फेडरल जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, हम तय ही नहीं कर पाए जब बना रहे थे तब भी और अभी भी। वो इसीलिए आपने बीच में लटका हुआ एक पद बनाया हुआ है, वरना जहां पे दो चुनी हुई सरकारों को काम करने की आज़ादी होती है, दुनिया में बहुत उदाहरण है, यूएस का भी है जो पूरी तरह से एक फेडरल सिस्टम माना जाता है। तो चक्कर हमारे यहाँ ये हो जाता है कि हम दो ही चुनी हुई सरकारों में से एक पे ज़्यादा भरोसा करना पसंद करते हैं और एक पे कम। तो इसी कंफ्यूजन से इस तरह के पद निकल के आते हैं। मेरे हिसाब से गवर्नर का पद पूरी तरह से ऑब्सोलीट है, जितने जल्दी खत्म किया जाए उतना अच्छा। अगला सवाल लेते हैं। अर्पण जैन का सवाल है, माई क्वेश्चन इज टू बोथ ऑफ यू, बुक रेकमेंड ऑन राजस्थान पॉलिटिक्स एंड बायोग्राफी ऑफ राजस्थान पॉलिटिशियंस, एनी बुक ऑन अशोक गहलोत। मुझे इस समय शीर्षक याद नहीं आ रहा है। राजस्थान के एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने वाणी प्रकाशन से वो किताब आई है राजस्थान की पॉलिटिक्स पे, काफ़ी दिलचस्प किताब है वो, आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड। मैं नाम देखता हूँ। इसके अलावा मैं जिस तरीके से मध्य प्रदेश के बारे में कह रहा था, और कैमरे में देख के नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वो नाम खोजना चाहता हूँ, उसी तरह से राजस्थान में हमने जो मुख्यमंत्री के एपिसोड किए हैं, मैं आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि विनय सुल्तान ने बहुत खूबसूरती से लिखे हैं वो एपिसोड्स, उनको ज़रूर देखा जाए। जी, ये किताब है राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में, विजय भंडारी ने इसको लिखा है और ये वाणी प्रकाशन से आई है, मिल गई किताब। तो ये मैंने अपने एक मित्र हैं उनको भेजी थी, तो मुझे लगा मिल जाएगी। अशोक गहलोत पर भी बड़ा दिलचस्प 2 एपिसोड हैं मुख्यमंत्री के, वो आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने कार्यकर्ता के तौर पर शुरुआत की, इमरजेंसी के दौर में चुनाव लड़े, संजय के करीबी आते हैं और कम्स फ्रॉम वेरी मॉडेस्ट बैकग्राउंड, और कैसे वो लगातार असेंड करते हैं, और फिर वो ये शिवचरण माथुर और हरदेव जोशी के टाइम में कैसे अपने आप को उभारते हैं। बहुत दिलचस्प है वो कहानी। सुखाड़िया साहब के ऊपर भी किताबें हैं, खोजनी पड़ेंगी, मतलब मेरी लाइब्रेरी में है पर मैं आपको ऐसे अभी ऑथर नहीं बता पा रहा हूँ। अगला का सवाल बिस सेठी का है, माई क्वेश्चन इज दैट इफ गवर्नमेंट अनाउंसेस दैट दीज एक्ट्स विल नॉट बी एप्लीकेबल टू Punjab and Haryana, then government can work with the law in other states and show some incredible progress as claimed by the government. Then after let the people of Punjab and Haryana decide whether they want to go with the law or not. Very interesting suggestion. मैं ये exactly यही कहने वाला था कि ये बहुत दिलचस्प तरीका एक उन्होंने सुझाया है, क्या नाम, इस मूवमेंट को डील करने का। ये किया जा सकता था, मतलब मुझे तो ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल जैसी चीज नहीं लग रही है। हाँ, आप लॉ बनाते हो तो कहीं होते हो कि साहब ये वाला कानून नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों में लागू नहीं होगा। अभी आपने सीए के साथ में किया था ये, तो पर इससे जो एक बिगर डिबेट शुरू होगी, जैसे हम इस सवाल में भीतर बैठते हैं, वो ये होगी कि बाकी राज्यों के किसानों को ये लगेगा कि हमारे यहाँ एपीएमसी मजबूत नहीं है, इसलिए हमारा अनाज नहीं खरीदा जाता है, इसलिए पंजाब हरियाणा किसान बच गए। क्योंकि देखिए एपीएमसी सिस्टम बाकियों के मुकाबले तो बेहतर है ना, मतलब लगातार ये बात होती है एमएसपी कम ज्यादा, पर फिर भी एक किस्म की सुरक्षा है। बिहार का किसान कल को मोबिलाइज हो जाए, एमपी का किसान भोपाल में धरना दे दे, फिर आप हमें क्यों नहीं, हमारी खरीद उतनी क्यों नहीं। तो ये ऐसे इंस्टेंटली बहुत अच्छा लगता है सुझाव, पर इसकी राह में भी कई रोड़े हैं। देखिए एक चीज है निखिल बाबू, सुधार तो होने चाहिए, करने ही पड़ेगा, कोई मना नहीं कर रहा है, और सुधार लोकप्रिय नहीं होते हैं, ये भी एक चीज है। लेकिन जो इस सरकार ने तरीका अख्तियार किया है ये भी ठीक नहीं है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है भाई साहब कल से गर्म पानी पियो, परसों से दूध में हल्दी मिलाओ, नर्सों से अजवाइन खाओ। हम मानते हैं क्योंकि हमें अकीदा है, भरोसा है डॉक्टर पे। अगर नहीं होता तो हम कहते अरे यार वो डॉक्टर तो ऐसे ही था, कोई दूसरा दिखवाते हैं। वी चेंज द डॉक्टर, वी कैन नॉट चेंज द गवर्नमेंट एंड वी कैन नॉट चेंज द स्टेक होल्डर विच इज फार्मर्स। आप छोटे किसानों के लिए, बड़े किसानों के लिए बना रहे हो, उनको कॉन्फिडेंस में लो, छोटे छोटे रोल मॉडल दिखाओ कि देखो यहाँ पे ये ऐसा हुआ, ग्रीवेंसेज उनकी रिड्रेस करने के लिए करो। बहुत लंबी डिबेट है और मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं भी खेती को कॉर्पोरेट के हवाले करके छोटे किसानों को फायदा मिला है, कहीं नहीं हुआ है। और जो सब्सिडी चिल्ला रहे हैं, दुनिया भर में सब्सिडी मिलती है भाई, जहां का कॉपी करना चाह रहे हो सब जगह सब्सिडी मिलती है, हैविली यूरोप में सब्सिडी मिलती है, अमेरिका में मिलती है सब्सिडी। अगला सवाल दुष्यंत मोनू का है, मैं देखें जब से बीजेपी सेंट्रल में आई तब से सेंट्रल नौकरियों में भारी कमी है, आप इसे कैसे देखते हैं? भाई साहब अभी डेटा नहीं है तो मैं कोई इस पर अथॉरिटेटिव टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। संबित मोहंती का सवाल है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ वन ऑफ द ब्रिलियंट माइंड ऑफ बीजेपी हेमंत बिस्वा शर्मा। हमने बहुत विस्तार से इस पर बातचीत की है तो अभी उसकी जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेता नगरी के आखिरी सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सिफारिश।
सिफारिश इस बार फॉर अ चेंज, मतलब ऐसे कोई, आप हर बार कह रहे थे कि मैं फौजी बैकग्राउंड से आने वाली चीज़ों के या किताबों के या फिल्मों के बारे में कहता हूँ। आज मतलब अगर लंबा वीकेंड है, अगर आप समय निकाल पा रहे हैं तो 2015 में HBO पे ड्यूप्लास ब्रदर्स का वो आया था टुगेदरनेस। तो 2-3 तरह की सीरीज होती है। एक वो होती है जो आप एक बार रात में शुरू करते हो और सुबह आप खत्म कर जाते हो, इतनी मतलब मैग्नेटिक पुल होता है। टुगेदरनेस थोड़ा लेड बैक, थोड़ा स्लो आपको लगेगा। तो अगर उस तरह का आपका टेस्ट है, थोड़ा सा शांत बैठ के आप देखना चाहते हैं, एक मिडिल एज्ड कपल की कहानी है और बड़ी प्यारी है, तो आप अगर वक्त निकले तो देखिए, आपका मन बड़ा अच्छा रहेगा नए साल की शुरुआत में। कुछ भूल रहे हैं? अच्छा, पिछले नेता नगरी में मैंने वादा किया था कि मैं इस बार जब आऊँगा तो मैं एक अभंग आपको सुनाऊंगा, और मैंने तैयार भी, क्यों उठा रहे हैं? बता रहा हूँ, मैंने तैयार भी किया था, और मैंने जो तैयार किया अब वो निकल गया भजन। मैंने जब पूछवाया कि अभंग और भजन में इसमें फ़र्क होता है क्या, क्योंकि मेरा उतना मतलब अधिकार नहीं है उस पर, तो मुबारक अली को मैंने फ़ोन किया और उनसे मैंने पूछा कि ये मैंने याद किया था वो पाउले चलती मुबारक हमारे एक फेलो लल्लन जी टॉपियन, हाँ, वो हमसे ज़्यादा असली मराठी हैं, ठीक है। मराठी हैं या महाराष्ट्रियन हैं? मराठी हैं, महाराष्ट्र। अब वही ये फिर वो डाइग्रेस कर जाते हैं लोग। महाराष्ट्र, व्हेन यू से मराठी, मैं ये जानना चाहता हूँ, तो आप एक कास्ट ग्रुप का जिक्र कर रहे होते हैं आप, या कोई भी, या एक भाषा ग्रुप का? वो लैंग्वेज पे जाते हैं वो। अच्छा, मराठी मतलब मराठी भाषी। हाँ, हमारी लैंग्वेज है, हमारा खाना, हमारा ओढ़ना पहनना, उठना बैठना जो है वो विदर्भ में कितनी मराठी बोली जाती है? विदर्भ में मराठी बोली जाती है। अच्छा, वो अलग अलग डायलेक्ट बदल जाते हैं, पर है मराठी। हाँ, वो बिल्कुल मराठी। अब जैसे आप यूपी में भी जाएंगे तो बुंदेलखंड में हिंदी उतनी साफ नहीं मिलेगी आपको। साफ नहीं मिलेगी से आपका क्या मतलब? अरे उनकी बोली है, वो उस टच में बोलते हैं, तो वही साफ है। वो साफ नहीं, मैं यही अरे भाई साहब, वही साफ है, जैसे हम बोलते हैं वही ठीक है। ये लो, ये ऐसे ये वाली मराठी हम लोग विदर्भ में बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं वही सही है। ठीक है, हम ये दावा नहीं करते विदर्भ वाले कि हम लोग सही हैं, हमको बहुत सुनना पड़ता है। नहीं, इसका दरअसल ये है कि ये जो भाषा को लेके श्रेष्ठता बोध है, भाषा को लेके, संस्कृति को लेके, खान पान को लेके, वो एक किस्म की एक रूपता पैदा करने की कोशिश करता है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। सवाल हो रहा था, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं कि किस बैठकी में, किस अड्डेबाजी में ये चर्चा हो रही थी कि वेनसांग या फायान या दूसरे जो यात्री हैं इब्न बतूता, ये चले। रास्ते में कई तरह की बस्तियां आई, कई देश आए, कई राज्य आए, कई किंगडम आए, सबकी भाषाएं अलग थी। तो कितने दुभाषिये लेके चले होंगे? तो कहा गया कि साहब दुभाषिया तो एक भी नहीं होगा। पाँव पाँव चलते थे, साधन बहुत तेज थे नहीं कि आप फ्लाइट में बैठे और तुरंत पहुंचे। आप चले, रुके, और भाषा एकदम से नहीं बदलती। आप 1 किलोमीटर चले और भाषा बदल गई। भाषा क्रमशः बदलती है जी। तो क्रमशः बदलती है तो आप क्रमशः अडॉप्ट भी कर सकते हो। तो बरसों बरस के क्रम में वो होता है। बाकी आप जो मराठी बोलते हैं विदर्भ वाली, वो भी अच्छी है, और हम जो बुंदेली बोलते हैं वो तो अच्छी है। मानते नहीं ना लोग। लला कबम गलत हो ही नहीं सकता। और कितना अच्छा लगता है जब कोई इतने अधिकार के साथ, मतलब मिट्टी की सुगंध रहती है उसमें। तो मैं आपको बताने वाला था, प्रहलाद शिंदे का एक बड़ा प्यारा भजन है, पाऊले चलती पंढरीची वाट। कितना सुंदर लगता है। भीमसेन जोशी ने भी गाया है। उन्होंने भी गाया है। तो और वो कह रहे हैं कि पैर पंढरपुर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तुम जाते हो पंढरपुर? हाँ, वो फैमिली ट्रेडिशन में है। तो क्या कि पंढरपुर में वारी होती है एक, जैसे साल में 2 वारी होती है, एक साउथ से आती है, एक हम लोग जाते हैं। वारी मतलब यात्रा है। तो उसमें आप पहले ये होता था कि आप भजन करते हुए पहुंचते थे वहां तक, उतनी लंबी यात्रा। और नहीं, वो वैसे भजन होते थे जैसे वो मुंबई लोकल में दिखाते हैं, डब्बे वाले भजन करते हैं एकदम। वो वही है, ऑलमोस्ट वही है बिल्कुल। अच्छा। वो उधर से आया है क्योंकि वो लोग भी वारी जाते हैं, डब्बे वाले। अच्छा। तो वो लोग वही भजन है उनके। तो आप यहाँ से और आज भी वारकरी जो संप्रदाय है, ठीक है, जो लोग उसमें मानते हैं, वो लोग अभी भी जाते हैं और पैदल। जो जैसे हमारी मम्मी नहीं उतना चल सकती हैं, तो वो ट्रेन से पंढरपुर पहुंचेंगी और फिर वहां से वहां जाएंगी। और वहां पे मंदिर है विठोबा का। हाँ, विठल रुक्मिणी का मंदिर है, ठीक है। और विठल रुक्मिणी बहुत, जैसे वो ना तस्वीर में भी बड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगेगी वो मूर्ति की। वो ना राह देख रहे हैं, विठल रुक्मिणी दोनों ऐसे पैर, उन्होंने हाथ रखे हुए हैं यहाँ पे, और कि वो अपने जो उनके मतलब भक्त हैं उनकी राह देख रहे हैं। तो वो तब से वो खड़े हैं वैसे, ठीक है। और वो इंटरेस्टिंग। हाँ, और बड़े विष्णु का अवतार माने जाते हैं, बड़े शांत स्वभाव के, बड़े दयालु। और उनके भजन भी मतलब उतने ही प्यारे होते हैं।
तो उसमें यही कह रहा है, मतलब जो कवि है, कि मेरे पैर अपने आप पंढरपुर की तरफ जा रहे हैं, और जो ये जो सांसारिक जीवन है उसके जो दुख है उसकी गठान मैंने खोल दी है, और अब वो पैर मेरे अपने आप पंढरपुर जा रहे हैं। लेकिन मुझे मुबारक ने बताया कि ये अभंग ना होके ये भजन में आएगा। तो फिर मैंने उनसे कहा इस रिकॉर्डिंग से थोड़ी देर पहले कि आप मुझे एक अभंग भेजिए। माफ ये भोजन के बाद कहा, भोजन करते करते कहा मैंने सिलेबस इस बार इनको गड़बड़ की आउट कर दिया मैंने। हम लोग नेता नगरी शुरू करने से पहले रिकॉर्डिंग, जो कि हम 31 दिसंबर के दिन कर रहे हैं, गुरुवार के दिन, मैंने कहा हाँ भाई तैयार है, ये बोले तैयार है। मैंने कहा मैं पूछूंगा, नहीं तो था ना, मुझे वो बस यही याद था कि मुझे कंफर्म करना है। तो अभंग का एक छोटा 4 लाइन में बताता हूँ जी। अच्छा, और ये मैं बताऊं, एक्सेंट हमारा खराब है, मैंने मराठी उतनी अच्छे से नहीं बोलता हूँ, गलती के लिए माफ कीजिएगा। संत तुकाराम का लिखा हुआ है, जे का रंजले गांजले त्यासी मणे जे आपले तोची साधु ओळखावा देव तिथेची जाणावा। इसका मतलब है कि दीनहीन लोगों को जो अपना समझता है वही सच्चा साधु है, वही ईश्वर है। क्या बात है, ये ईसा मसीह, गांधी, ये वही ट्रेडिशन है ना, वो संत का लिखा हुआ है, तुकाराम का। देखिए आप इसका जिक्र कर रहे हैं, और मैंने पहले भी शायद जिक्र किया है नेता नगरी में या कहीं और। कभी भी लगे कि पीर बहुत ज़्यादा हो गई है, पिछले दिनों दुष्यंत कुमार का जन्मदिन था, है ना, हो गई है पीर पर्वत सी पे गलनी चाहिए। श्रीलाल शुक्ल जी का आज जिक्र है, स्मरण है उनकी जन्मदिन के चलते, जन्मदिन ही है अगर मेरी याददाश्त ठीक है, वो गवाही दे रही है। तो कभी भी आपको संशय लगे तो मैं अपने हिस्से की एक आपको टोटका कह लीजिए, सलाह कह लीजिए। पंडित भीमसेन जोशी की आवाज़ में, राग भैरवी में आप जब सुनेंगे ना, जो भजे हरि को सदा, आप धार्मिक हैं या मेरी तरह हैं जिसको पता नहीं कि वो क्या है ना। लोग मुझसे, मैं पिछले दिनों सोच रहा था कि कोई पूछता है कि ईश्वर को मानते हो, तो मेरा जी करता है मैं पलट के पूछ लूं कि पहले ये बताओ कि ईश्वर को जानते हो क्या है, क्योंकि उसकी परिभाषाएं बहुत अलग हैं, व्याख्याएं बहुत अलग हैं। ईशावाद उपनिषद में अलग व्याख्या है, बाकी अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग है। जो नहीं मानता किसी धर्म ग्रंथ को, एक भूखा आदमी भटक रहा है, उसको नहीं पता कि धर्म क्या होता है, क्या उसके लिए ईश्वर है, क्या भूख उसका ईश्वर है, क्या रोटी उसका ईश्वर है, क्या जीवित रहने की इच्छा है उसका ईश्वर है। तो ये बड़ा व्याख्या सापेक्ष है। फिर भी उसका जो मैंने, चूंकि शुरुआत में वो शोक गीत की बात की थी और करुणा की, तो वो गाते हैं जब जो भजे हरि को सदा वही परम पद पाएगा। और उसमें जब वो बोलते हैं ना पंडित जी राग भैरवी में, छोड़ दुनिया के मजे सब बैठ कर एकांत में ध्यान धर, तो वो मेरा निखिल बाबू इस बरस का संकल्प है, साल 2021 का। मैं ज़्यादा ध्यान धरना चाहता हूँ, कम बोलना चाहता हूँ, बोलने के पेशे में फिर भी कह रहा हूँ। आई वॉन्ट टू मेडिटेट मोर, और मैं विपश्यना करना चाहता हूँ, उसके कैंप में जाना चाहता हूँ। हमारे साइंस एडिटर आयुष गए हुए हैं इन दिनों आपके फ्लैटमेट, और ज़्यादा दही बड़े खाना चाहता हूँ जो आपके दूसरे फ्लैटमेट सोनू बनाते हैं। ये मैंने अभी 2 हफ्ते पहले डिस्कवरी की कि सोनू दही बड़े बहुत रेगुलर बनाता है, बहुत रेगुलर बनाता है, और उसकी क्वांटिटी होती है कि मैं भी खाऊं तू भी। भाई साहब हमको भी ऐसे नहीं, और ये जो साधु है ये तसला भर के खाता है दही बड़े। कभी भी आइए, मकर संक्रांति भी आ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस मकर संक्रांति पर एक भोज किया जाए जिसमें सोनू को दही बड़े का ठेका दिया जाए। हाँ कर सकते हैं। ये कमीशन एजेंट घूम रहे हैं, सोनू की बुकिंग ले रहे हैं। चलिए, मेरे हिस्से की सिफारिशें। पिछले हफ्ते मैंने कह दिया था कि 200-250 पन्ने तो पढ़ने चाहिए, तो बहुत लोग बड़े प्रेशर में आ गए। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किए कि 50 ही हो पा रहे हैं। डोंट बी काइंड टू योर सेल्फ, डोंट बी क्रूअल टू योर सेल्फ। 50 पढ़ पा रहे हैं, 100 पढ़ पा रहे हैं, 5 पढ़ पा रहे हैं, पढ़िए, ये ज़रूरी है। और बाकी सब कामों को मुलतवी करके पढ़ें, ये उतना ज़रूरी नहीं है। जैसे इस हफ्ते मैंने 2 ही किताबें पढ़ी। अब तुम विवेकानंद वाला जोक रिपीट कर सकते हो, बस 2 ही पढ़ी। एक किताब जो मैं आई स्ट्रांगली रेकमेंड, इट्स बाय रुजुता दिवाकर। आई एम फैन ऑफ दैट पर्सनैलिटी। उन्होंने डाइटिशियंस की, फिटनेस की, आहार की जितनी ये फर्जी अवधारणाएं हैं, और मैं पूरे दावे से दमखम से कह रहा हूं फर्जी, घी मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये डाइट, कीटो डाइट, प्रोटीन डाइट, घंटा डाइट,
उन्होंने कहा जो आपके आसपास उपजता है वो आपके शरीर के लिए, आपकी सेहत के लिए सर्वश्रेष्ठ है। बहुत बढ़िया। घी खाइए, अंडा में वो पीला हिस्सा निकाल के खाओ, काला हिस्सा निकाल खाओ, जो मोटा अनाज उपजता है वो खाइए, भारतीय मिठाइयां खाइए जो आपकी आसपास की फसल से। आप जाके, मैं कल गया था कुछ जूते खरीदने गया था, फिर से बैडमिंटन शुरू करने, तो बैडमिंटन में अभी तक हम बदमाशी करते हैं, नो मार्किंग शूज चाहिए होते हैं, तो वो नहीं थे, वो लेके आए। तो उसका मैंने देखा तो एक बहन जी मफिन लेके जा रही थी। अब आप भाई साहब क्या है मफिन? मैदा है, चीनी है, 2-4 फ्लेवर हैं। तो उनका कहना है कि आपको मीठा खाना है, भारतीय मीठा खाएगा। आप तुम तिल का लड्डू खाओगे, तुम्हारे शरीर में गुड़ पहुंचेगा, तुम्हारे शरीर में तिल पहुंचेगा घी के अतिरिक्त, और दोनों ही स्वास्थ्यवर्धक है। तुम बेसन का कुछ खाते हो, मूंगफली का कुछ खाते हो, तो ये सब रिच हैं मिनरल्स में और दूसरी चीजों में। तो अपने इर्द गिर्द वो फैंसी फ्रूट खाएंगे साहब, केला। अरे केला इतना सर्वश्रेष्ठ आहार, उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी एथलीट हो उसकी डाइट में केला अनिवार्य रूप से होता है। मैंने एक डिटेल में किताब वाला किया है और रुचिता ने ये कहा भी है कि शी विल कीप अपीयरिंग ऑन ललन टॉप, एंड आई वाज सरप्राइज्ड दैट शी नोज ललन टॉप। तो उनकी किताब आप पढ़िए जो इन द एज ऑफ डाइटिंग करके है, वेस्टलैंड से आई है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे रेकमेंड की थी रामचंद्र गुहा की किताब कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, बहुत कमाल किताब है। तो मुझे उनका इंटरव्यू करना है, तो मैं उसको नए सिरे से रिवाइज कर रहा हूँ। स्ट्रांगली रिकमेंडेड बुक, यू मस्ट रीड दैट बुक, कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। व्हाट अ फैंटास्टिक राइटर। और उन्होंने जो बोर्ड की फंक्शनिंग है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने जब बीच में एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाए थे, तो ही वाज वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर अलॉन्ग विद विनोद राय एंड डायनाल जी और एक और शख्स थे उनके साथ। तो वो जिन्होंने जो इनर मैकेनिज्म समझाई है वो बहुत दिलचस्प है, इसलिए भी पढ़नी चाहिए क्रिकेट लवर्स को। और पिछले दिनों हमने जो मेलबर्न वाली जीत है उस ललन टॉप शो में किया था, जो हमारे साथी सोनू, दही बड़े वाले सोनू, तो सोनू ने जो वो पीस लिखा था बहुत खूबसूरत मेलबर्न वाली जीत पे, तो उसमें मेरा आपको ब्रीफ भी यही था, इफ यू रिमेंबर, कि ऐसे लिखो क्रिकेट पे या किसी भी चीज़ पे कि जैसे कोई सोशोलॉजिस्ट या कोई हिस्ट्री लिखने वाला या एंथ्रोपोलॉजी लिखने वाला लिखता है, वो 360 डिग्री अप्रोच। रामचंद्र उसमें ये शिकायत करते हैं कि आप मुंबई पे एक आप क्रोनोलॉजी बिल्ड कर रहे हो, उसमें एक भी क्रिकेटर का जिक्र नहीं, हाउ इज इट पॉसिबल? वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है ना, कल्चरल और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। एक फिल्म मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहूँगा, एंड दैट फिल्म इज, आई वॉज अवॉइडिंग इट बिकॉज जब आप किसी को करीबी ढंग से जानते हैं तो आप यू अवॉइड टॉकिंग अबाउट देम इन पब्लिक। पर अनिल कपूर और अनुराग कश्यप की एक्टिंग वाली और विक्रमादित्य मोटवानी की डायरेक्ट की हुई फिल्म है AK वर्सेस AK। व्हाट अ फैंटास्टिक एफर्ट, मैवरिक, ट्रूली अ जेम। मतलब दीज आर द काइंड ऑफ फिल्म्स जिनको आप 10 साल बाद बोल सकते हो कि यार इंडिया में ऐसी फिल्म बनती है, जैसे तुम्बाड़। यार हमारे यहाँ तुम्बाड़ बनती है, हमारे यहाँ लंच बॉक्स बनती है, यू नो। दीज आर द फिल्म्स जिनके बारे में आप ऐसे रेकमेंड करते हो और बड़े गर्व के साथ, फक्र के साथ कहते हो। AK वर्सेस AK इज अ ब्रिलियंट एफर्ट, और उसकी लेयर्स हैं बहुत। मतलब एक उसमें सीन है, स्पॉइलर नहीं है, उसमें अनिल करा रहा है और वो कैमरे के पीछे लड़की है, वो पूछी सर आप ठीक हो? ये बिल्कुल वैसा आग लग रही है ना, तो लोग एंड दे फॉरगेट कि व्हेन यू आर कैप्चरिंग समथिंग, समबडी इज कैप्चरिंग यू। एक तो आपके सर के ऊपर हर वक्त वैसे ही सैटेलाइट घूमते रहते हैं, सो एवरीबडी इज कैप्चरिंग एवरीबडी, नोबडी इज सेफ। सो एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो कि कोई ज़रूरत में है तो उसकी मदद कर दो। तो वो एक चीज़ है। सो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड दैट फिल्म। तो आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो बात मैं कह रहा था कि बी नाइस टू अदर्स, तो ठीक है, बी नाइस एंड बी काइंड टू योर सेल्फ, पैम्पर योर सेल्फ, डोंट फील गिल्टी, इफ यू आर इन स्ट्रेस डोंट फील शाय अबाउट इट। किसी को भी हो सकता है, तनाव हमारे समय की सच्चाई है। टॉक अबाउट इट, वर्क ऑन इट। म्यूजिक थेरेप्यूटिक हो सकता है, फूड हो सकता है, कंपनी हो सकती है, स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक किताब निखिल मैंने पढ़ी थी, व्हाई डू वी स्लीप पे, उसमें उस आदमी ने ये बड़ा जेन्युइन सवाल पूछा कि इवोल्यूशन के क्रम में हमने इतनी चीज़ें अख्तियार की, आंखें हो गई, हाथ हो गए, पाँव हो गए, नींद पे विजय क्यों नहीं पाई? ऐसा क्या है नींद में? सोचो नींद ना करे होते तो और कितने प्रोडक्टिव होते। तो नींद ऐसा क्या करती है? एंड देन विद एविडेंस साइंटिफिक ही सेड कि आप भोजन से पोषण पाते हो, अध्ययन करके कुछ पोषण पाते हो दिमागी। नींद आपका सबसे बड़ा पोषण है, आपका जो कारखाना है
उसकी सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस आपके सोते वक्त होती है। सो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए अपने सोने पर भरपूर ध्यान दीजिए। डोंट फील बैड अबाउट इट इफ़ यू स्लीप अलॉट। इफ़ यू स्लीप अलॉट इट विल इम्प्रूव योर मेमोरी, आपकी इम्यूनिटी बेटर होगी और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। और अच्छी नींद के लिए ज़रूरी है कि सिरहाने फ़ोन ना हो, सिरहाने किताबें हों, सिरहाने संगीत हो। सोने के पहले आप अगर गर्म गुनगुना दूध पिएं हल्दी के साथ तो अच्छा है, और किसी भी तरह के नशे से सोने के पहले दूर रहें तो आपको बेहतर नींद आएगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि। आपको बेहतर नींद आती है? मुझे बेहतर नींद आती है, और मैं इस मौके का इस्तेमाल करना चाहता हूं आप सभी को नए साल की बधाई देने के लिए। गुड़ वालों को, मिठाई वालों को, मफिन वालों को भी, मैक एंड चीज, सूप स्टिक्स, सभी को, जितने जीव हैं इस दुनिया में सभी को। हाँ, वो आपकी मर्जी। यस, मैंने वही कहा, आपकी मर्जी आप क्या खाते हैं, लेकिन हमारी मर्जी है कि हम आपको ये सलाह दें कि गुड़ की ढेलियां निपटाओ, है ना। हाँ, गुड़ यहाँ रखा हुआ है आपके दाएं हाथ की तरफ। नहीं, वो मैं भीतर धराया हूँ मैं वहां बैठ के काम करता हूँ तो वही निपटाता रहता हूँ। सो बी अ गुड फेलो एंड कीप ईटिंग गुड़। शुक्रिया।